आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स। देखो, नॉर्मल वे में आप सब जानते हो कि किसी भी गैस को आप लिक्विड में डिजोल्व कर सकते हो। हाँ, उसकी अमाउंट हो सकता है बहुत कम डिजोल्व हो या बहुत ज़्यादा डिजोल्व हो, पर उसको डिजोल्व हम कर सकते हैं। तो गैसेज आर मोस्टली सॉल्युबल इन लिक्विड्स। क्लियर। अब देखिए, ये तो आपको समझना होगा कि एक ही लिक्विड में, इन द सेम लिक्विड्स, अगर आप डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेज को डिजोल्व करेंगे तो उनकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग आएगी। कोई गैस कम सोल्यूबल होगी, कोई गैस शायद ज़्यादा सोल्यूबल हो इन द सेम लिक्विड्स, है ना। जैसे वाटर हमने यूज कर लिया और वाटर में हम अमोनिया को डिजोल्व करके देखना चाहते हैं, उसी वाटर में उसी कंडीशंस में हम O2 को डिजोल्व करके देखते हैं, या हाइड्रोजन गैस को डिजोल्व करके देखते हैं, या अदर गैसेज को डिजोल्व करके देखते हैं, तो हम क्या देखेंगे कि सभी गैसेज की वाटर में सोल्युबिलिटी अलग अलग है। ठीक है। तो ईच गैस हैव डिफरेंट सोल्युबिलिटी इन सेम लिक्विड्स। ईच गैस हैव डिफरेंट सोल्युबिलिटी इन सेम लिक्विड्स। पर एक बात और याद रखना, अगर इसकी जगह पर एक काम करते कि लिक्विड अलग अलग ले लेते इस बार, जैसे अल्कोहल यूज कर लिया, ईथर यूज कर लिया, बेंजीन यूज कर लिया, वाटर यूज कर लिया, डिफरेंट टाइप ऑफ लिक्विड्स, पर इन सभी में हम सेम कंडीशंस में सेम गैस को डिजोल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए अमोनिया गैस को डिजोल्व किया सभी में, तब भी हम क्या देखते हैं कि अमोनिया की वाटर में सोल्युबिलिटी कुछ और है, अल्कोहल में सोल्युबिलिटी कुछ और है, ईथर में कुछ और है ना। इसका मतलब यहाँ ये भी समझ में आ रहा है कि सेम गैस हैव डिफरेंट सोल्युबिलिटी इन डिफरेंट लिक्विड्स। तो दो बातें कंफर्म हो गई। ये ठीक बात है कि गैसेज आर मोस्टली सोल्युबल इन लिक्विड्स, पर यह भी कंफर्म हो गया कि सेम गैस हैव डिफरेंट सोल्युबिलिटी इन डिफरेंट लिक्विड्स एंड डिफरेंट गैसेज हैव डिफरेंट सोल्युबिलिटी इन सेम लिक्विड्स। ये तो क्लियर कर लेना अपने माइंडसेट में। ठीक है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं कि किसी भी गैस की लिक्विड में जो सोल्युबिलिटी है उसको हम एक नई टर्म से एक्सप्रेस करते हैं, वह है एब्सॉर्प्शन कोफिशिएंट। ठीक है। किससे एक्सप्रेस करते हैं? एब्सॉर्प्शन कोफिशिएंट, जिसको अल्फा से डिनोट करते हैं। याद रखना, किसी भी गैस की लिक्विड में सोल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करने का जो टर्म है वो है एब्सॉर्प्शन कोफिशिएंट। और ये जो एब्सॉर्प्शन कोफिशिएंट है ये सोल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। यानी कि सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू एब्सॉर्प्शन कोफिशिएंट। ठीक है। एब्सॉर्प्शन कोफिशिएंट, ये अपने को याद रखना है। सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सॉर्प्शन कोफिशिएंट। किसी भी गैस का एब्सॉर्प्शन कोफिशिएंट जितना ज्यादा होगा, उस गैस की उस लिक्विड में सोल्युबिलिटी भी हायर होगी। पर अभी क्वेश्चन बनता है कि एब्सॉर्प्शन कोफिशिएंट है क्या। देखिए, एक बात समझना कि एक यूनिट वॉल्यूम आपने कोई लिक्विड का ले लिया, यूनिट वॉल्यूम समझते ना, 1 लीटर 1 ml जो भी लिया, आपने लिक्विड का एक यूनिट वॉल्यूम ले लिया और उस यूनिट वॉल्यूम में आपने कोई गैस डिजोल्व कर ली और गैस की मान लो एक्स अमाउंट डिजोल्व हो गई। समझना मेरी बात को ध्यान से कि किसी लिक्विड के यूनिट वॉल्यूम में एक्स अमाउंट ऑफ गैस डिजोल्व है, उस एक्स अमाउंट का अगर आप एनटीपी पर वॉल्यूम मेजर कर ले, एनटीपी समझते हो, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशंस पे वॉल्यूम निकाल ले। ठीक है। आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा कि एनटीपी पर किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, ये फिक्स अमाउंट होती है। तो अगर आपको पता है 1 मोल गैस डिजोल्व होगी तो 22.4 लीटर वॉल्यूम आएगा, और 2 मोल गैस होगी तो 2 गुना आएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, और 3 मोल होगी तो 3 टाइम्स हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है नहीं इसमें तो। ठीक है। तो आपको ये समझना है कि एक यूनिट वॉल्यूम हमने लिक्विड का लिया है, उसमें हमने कोई गैस डिजोल्व कर दी, उस गैस की अमाउंट एक्स है, उस एक्स अमाउंट का एनटीपी पर वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया हमने, और एनटीपी पर जो वॉल्यूम आया है उसी को बोलेंगे एब्सॉर्प्शन कोफिशिएंट। क्लियर हो गया? दैट वॉल्यूम इज नोन एज एब्सॉर्प्शन कोफिशिएंट। तो इसको अगर अपन डिफाइन करें तो मैं कह सकता हूं, देखो ऐसे कि द वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी, एनटीपी पे निकाल रहे हो ना गैस का वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी। किस गैस का निकाल रहे हो? उस गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है जो आपके लिक्विड में डिजोल्व है। और कितने लिक्विड में डिजोल्व है? यूनिट वॉल्यूम में। द वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी डिजोल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, अब सॉल्वेंट यहां क्या है? लिक्विड है, तो लिक्विड है। तो द वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी डिजोल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड
एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर यहां चेंज नहीं करना है, जो भी है वो फिक्स रखना है, कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सॉर्प्शन कोफिशिएंट। ठीक है, इजी है कि एनटीपी पर वॉल्यूम कैलकुलेट करना है किसका, यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड में जो भी गैस की अमाउंट डिजोल है उस अमाउंट ऑफ गैस का एनटीपी पर वॉल्यूम निकाल लीजिए, दैट वॉल्यूम इज नोन एज एब्सॉर्प्शन कोफिशिएंट। और ये हमने पहले कह दिया कि एब्सॉर्प्शन कोफिशिएंट की वैल्यू जितनी हाई होगी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी हायर होगा। अरे आप समझदार हो इतना तो आप समझ गए होंगे कि एब्सॉर्प्शन कोफिशिएंट किसको रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम ऑफ गैस। और वॉल्यूम ऑफ गैस कब ज्यादा होगा, जब उसकी अमाउंट ज्यादा होगी। तो सीधी सी बात है कि किसी भी लिक्विड में जितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ गैस डिजोल्व होगी, जितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ गैस डिजोल्व होगी उसका एनटीपी पर वॉल्यूम उतना ही हायर आएगा, और उसका एनटीपी पर जो वॉल्यूम आएगा वही तो एब्सॉर्प्शन कोफिशिएंट है। तो इसका मतलब साफ है कि एब्सॉर्प्शन कोफिशिएंट की हायर वैल्यू क्या बता रही है, एब्सॉर्प्शन कोफिशिएंट की हायर वैल्यू इंडिकेट करती है कि हायर अमाउंट ऑफ गैस डिजोल्व इन गिवन लिक्विड, हायर अमाउंट ऑफ गैस डिजोल्व इन गिवन लिक्विड। इसका मतलब ज्यादा अमाउंट घुलने का क्या मतलब है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस हाई हो गई। ये क्लियर हो गया, तो ये हमने पढ़ लिया, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब अपन पढ़ेंगे फैक्टर्स। ठीक है, किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करने वाला है, क्या, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स। तो ये फैक्टर्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अपन। देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स। क्लियर, इनमें जो पहला फैक्टर है वो ध्यान से पढ़ लेते हैं। देखो एक एक करके सारे पढ़ लेंगे अपन। सबसे पहला फैक्टर नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस, जो भी गैस आप डिजोल्व कर रहे हैं उसका नेचर कैसा है। दो तीन एग्जांपल्स को आपको समझना है ध्यान से, फिर अपन इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, नेचर ऑफ गैस में पहला एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से समझाऊंगा आपको मैं सब कुछ, ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है। हमने अमोनिया गैस का यूज किया, मान लीजिए कौन सी गैस, अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला पता ना, NH3। क्या है ये, गैस है। इस अमोनिया गैस को मैंने डिजोल्व कर दिया वाटर में, तो लिक्विड क्या ले लिया मैंने, वाटर। क्या होगा, इनके बीच कोई रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, आप सब जानते हो। अमोनिया गैस को वाटर में डालेंगे तो वो उसके साथ रिएक्शन कर लेता है और क्या बनाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, जिसमें ये पॉजिटिव पार्ट होता है और ये नेगेटिव पार्ट होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्लियर हो गई बात, क्या बना लिया इसने, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। अब समझना ध्यान से, अगर मैं इसकी जगह दूसरा एग्जांपल डालता, देखो वही अमोनिया गैस लिया, पर इस बार मैंने इसको किस में डाल दिया, बेंजीन लिक्विड में डाल दिया, लिक्विड बदल दिया इस बार मैंने। तो मैंने क्या देखा, यहाँ नो रिएक्शन, यानी कि इनके बीच कोई रिएक्शन नहीं हो रही, अमोनिया जाके ऐसी की ऐसी बेंजीन में मिल गई। ठीक है, अमोनिया के मॉलिक्यूल जैसे थे वैसे ही जाके बेंजीन में डिजोल्व होने शुरू हो गए, पर उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं कर रहे, यानी कि उसकी मॉलिक्यूलर स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा। आप यूं समझ सकते हो इसको कि इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है। देखिए कि ये यहां क्या भरा हुआ है, सपोज कर लेते हैं ये बेंजीन भरा हुआ है। ठीक है, इस बेंजीन गैस में आपने कौन सी गैस, सॉरी बेंजीन लिक्विड में आपने क्या डाला है, अमोनिया। पर अमोनिया ये आके डिजोल्व तो हो गई, पर ये अमोनिया ही रही ऐसी की ऐसी, NH3 नो चेंज इन देयर मॉलिक्यूलर स्टेट। पर यहां ऐसा नहीं है, पहले वाले केस में यहां क्या हो रहा है, जैसे आप NH3 डालते हो तो आप यूं समझिए, देखिए इसमें हमने क्या भर रखा, वाटर। ठीक है, फिल कर रखा हमने वाटर, ये है H2। बाहर से कौन सी गैस डाल रहे हो, अमोनिया। अब यहां आप क्या देखेंगे, अमोनिया नहीं दिखाई देगी, आपको दिखाई देगा NH4+OH- NH4+OH-, ऐसे। आ रही क्या बात समझ में। तो दोनों केसेस में डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, एक केस आपको दिखा रहा है कि अमोनिया गैस वाटर में डिजोल्व होने ड्यूरिंग द डिजोल्यूशन उसके साथ रिएक्शन कर लेती है और एक नया प्रोडक्ट, नया कंपाउंड बना लेती है। और सेकंड केस आपको क्या बता रहा है कि अमोनिया को गैस को जब बेंजीन लिक्विड में आप डिजोल्व करते हो तो वैसी की वैसी डिजोल्व होती है, उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करती, तो अमोनिया मॉलिक्यूल ही रहता है, यानी कि उसके मॉलिक्यूलर स्टेट में कोई चेंज नहीं आता बिफोर डिजोल्यूशन एंड आफ्टर डिजोल्यूशन। ठीक है, अब इन दोनों केसेस में देखो ध्यान से समझना है कि ये वाला जो केस है, पहले वाला केस, यहां मैं कहता हूं कि NH3 इज मोर सोल्यूबल,
और इस वाले केस में NH3 इज लेस सोल्यूबल। तो यहां से एक बात समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई? कि जो भी गैस अपने सॉल्वेंट के साथ, लिक्विड के साथ रिएक्शन कर लेती है वो उसमें ज्यादा सोल्यूबल होगी। क्लियर? और जो गैस अपने सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन नहीं करती विच इज लेस सोल्यूबल इन दैट। तो यहां क्लियर हो गया, अमोनिया रिएक्ट्स विथ वाटर and form ammonium hydroxide. So hence it is more soluble in water. But ammonia is not reacts with benzene. Hence it is less soluble in benzene. तो यही बात अगर मैं आपको आगे लगे एग्जांपल से और समझाता हूं, देखिए O2 गैस, ऑक्सीजन गैस, उसको मैंने डाल दिया वाटर में। आप जानते हो ना ऑक्सीजन गैस जो होती है वाटर में सोल्यूबल होती है, बहुत कम सोल्यूबल होती है, पर होती जरूर है। आप लोगों को पता होगा एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो भी है, पानी में रहने वाले जो भी जीव हैं, वो जिंदा कैसे हैं? उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है? तो उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है? वाटर से मिल रही है। वो पानी में रहते हैं, इसका मतलब पानी में O2 की अमाउंट होती है, पर पानी में जो ऑक्सीजन है वो बहुत ही कम सोल्यूबल होता है। समझ रही बात को? O2 इज वेरी लेस सोल्यूबल इन वाटर, और उसका लगभग अगर मैं बताऊं तो वो 3 ml पर 100 ml पे होता है। यानी कि 3 ml ऑफ O2 डिजोल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। तो 100 ml पानी में 3 ml O2 लगभग होती है। ये एक्यूरेट अमाउंट नहीं है, अप्रोक्सीमेट अमाउंट है, ठीक है। और ये जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है उनको जिंदा रहने के लिए पर्याप्त है। पर देखिए एक बात समझना, इसी O2 को मैंने क्या किया, दूसरे केस में मैंने क्या किया, देखिए ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन ब्लड के साथ देखा है। तो दोनों कंडीशंस में सोल्युबिलिटी चेक करनी है। अब देखिए मैं बताता हूं कि ऑक्सीजन की वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती, नो रिएक्शन। नो रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? नो रिएक्शन का यही तो मतलब हुआ कि ये कंटेनर है, इसमें पानी भरा हुआ है, और इस पानी में O2 ऐसे आके डिजोल्व होगी। O2 ऐसे कैसे डिजोल्व होगी? कोई रिएक्शन नहीं कर रही, O2 के मोलिकुलर स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा। बट ब्लड के केस में क्या होगा? वाइन जब ये अपने वेसल्स में दौड़ेगा पानी में, सॉरी ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। तो मान लीजिए ये ब्लड है, ठीक है, ये ब्लड है, ये तो क्या था? वाटर था, और ये क्या है? मान लीजिए ब्लड है। अब ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। तो जैसे ही ऑक्सीजन इसके अंदर जाती है तो क्या बना लेती है? उसके साथ एडिशन करके एक नया प्रोडक्ट बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। क्या बनाती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर होगी बात? तो यहां एक रिएक्शन हो गई और बन गया HbO2, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। आप सब जानते हो, बायो के विद्यार्थी तो बात जानते भी हैं कि यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो बॉडी पार्ट तक जाता है, और जिस बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वहां ये डिकम्पोज होकर फिर से क्या बनाता है? हीमोग्लोबिन प्लस O2 बॉडी के द्वारा कंज्यूम हो जाता है, हीमोग्लोबिन ब्लड के साथ आगे चला जाता है। यही प्रक्रिया होती है ना? अरे भाई यही तो होता है ब्लड सर्कुलेशन में। तो इन दोनों केसेस में आप क्या समझ पा रहे हो कि ऑक्सीजन जो है वो वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, बट ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में जैसे ही जाता है तो वो हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करके एक नया कंपाउंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो आपके अकॉर्डिंग ऑक्सीजन कहाँ ज्यादा सोल्यूबल होगी? तो आप कहेंगे सर इस केस में O2 इज मोर सोल्यूबल इन ब्लड। हमारे शरीर में जो रक्त है उसमें ऑक्सीजन की सोल्यूबिलिटी ज्यादा है, बट यहां O2 क्या है? लेस सोल्यूबल। क्यों? अब कारण बताओ। तो आप बड़े आराम से बताएंगे कि O2 ऑक्सीजन गैस is less soluble in water because it is not react with water, but oxygen is more soluble in blood because in the blood it is reacts with hemoglobin, या it is combined with hemoglobin and form oxyhemoglobin। तो आपको एक बात तो समझ में आ गया कि पहला फैक्टर क्या बता रहा है? पहला फैक्टर ये बता रहा है कि जो भी गैसेज अपने सॉल्वेंट, अपने लिक्विड के साथ रिएक्शन करती है दीज आर मोर सोल्यूबल इन दैट, और जो रिएक्शन नहीं करती वहां उनकी सोल्युबिलिटी कम होती है। तो गैसेज विच आर रिएक्ट्स विद लिक्विड और सॉल्वेंट आर मोर सोल्यूबल एंड नॉट रिएक्ट्स विद सॉल्वेंट आर लेस सोल्यूबल। क्लियर हो गया पहला फंडा? कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलें आगे। तो फैक्टर नंबर 2, ठीक है। वो फैक्टर नंबर 2 पढ़े उससे पहले मेरे मन में एक क्वेश्चन आपके लिए मैं आपसे पूछ लेता हूं, क्या आप समझ पा रहे हो क्या? चलिए तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। देखिए कि HCl गैस है, उसको मैंने वाटर में डाल दिया और ये आयोनाइज्ड हो गया,
डालते ही H3O प्लस Cl माइनस, तो HCl गैस डिजोल्व इन वाटर एंड इट इज आयोनाइज्ड इनटू देयर आयंस, क्या होगा? HCl इज मोर सोल्यूबल इन वाटर और HCl इज लेस सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, आपको बताना है, तो आप माइंड लगाइए। HCl गैस को आपने वाटर में डिजोल्व किया तो क्या हुआ? क्या कोई चेंज हुआ कि नहीं हुआ, या कोई रिएक्शन हुई कि नहीं हुई? तो आपको लग रहा है ना रिएक्शन हो रहा है, आयोनाइजेशन हो रहा है, और जब रिएक्शन होती है तो सोल्युबिलिटी हायर हो जाती है। तो HCl इज मोर सोल्यूबल इन वाटर। क्यों? बिकॉज इट इज रिएक्ट्स विद वाटर एंड आयोनाइज्ड इन देयर आयंस। तो याद रखना, मैं बार बार वही कह रहा हूं कि जो गैस अपने सोलवेंट में आयोनाइज्ड हो, एसोसिएट हो, डिसोसिएट हो, यानी कि रिएक्शन करे, तो वो ज़्यादा सोल्यूबल होती है, और जब वो कोई रिएक्शन नहीं करता तब वो लेस सोल्यूबल होती है। क्लियर होगी? तो HCl गैस इज मोर सोल्यूबल इन वाटर। अब आते हैं अपन सेकंड फैक्टर पे, वो है नेचर ऑफ सोलवेंट। नेचर ऑफ सोलवेंट, ठीक है। तो देखिए, ये तो बताने की जरूरत भी नहीं है, आप लोगों ने एक लाइक डिजोल्व लाइक वाली कंडीशंस पढ़ी थी, लगभग वही बात है, मैं यहां ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा। पोलर गैसेस, जो गैसेस पोलर है, पोलराइज्ड होती है, प्लस और माइनस वाले पार्ट में पोलराइज्ड होती है, वो मोर सोल्यूबल है इन पोलर सोलवेंट। और जो गैसेस नॉन पोलर है, नॉन पोलर, वो मोर सोल्यूबल होगी किसमें? मोर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये तो बताने की शायद जरूरत किसी को भी नहीं है, ये हमने पहले से बहुत बार पढ़ लिया। तो क्लियर होगी बात, सीधी सी है कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंडेबल है। पोलर गैसेज आर मोर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर गैसेज आर मोर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो ये दो फैक्टर तो हमने माइंडसेट में अच्छे से बिठा ली। नेचर ऑफ गैस रटना नहीं है, याद रखना है कि जो भी गैस लिक्विड के साथ रिएक्शन करेगी, आयोनाइज्ड होगी, डिकम्पोज होगा, जो कुछ भी होगा, रिएक्ट करेगा, तो हम कहेंगे मोर सोल्यूबल है। कोई रिएक्शन नहीं करती है, लेस सोल्यूबल है। पोलर गैसेज आर मोर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर गैसेज आर मोर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये तो आपको पहले से लाइक डिजोल्व लाइक का पता है। इसके बाद के जो दो फैक्टर हैं, दैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। वो दो फैक्टर अपने को ध्यान से पढ़ने हैं। तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। देखिए, टेम्परेचर के केस में अपन को क्या समझना है, एक बात मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि ज्यादातर गैसें, एक आध गैस हो सकती है जो ऐसा नहीं करे, वो भी अपन डिस्कस कर लेंगे, पर ज्यादातर गैसेस की बात करें तो उनका वाटर में या लिक्विड में डिजोल्व होना एक्जोथर्मिक होता है। ठीक है, तो मैं बता देता हूं, डिजोल्यूशन ऑफ gases in liquids, dissolution of gases in liquids are commonly, dissolution of gases in liquids are commonly exothermic process। ठीक है, यहां आपको समझना है, ये तो मैंने कहा कि ज्यादातर मामलों में आप क्या देखेंगे कि गैस का लिक्विड में डिजोल्व होना एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। इसका मतलब जब भी गैस लिक्विड में डिजोल्व होती है तो एनर्जी रिलीज्ड करती है, हीट रिलीज्ड करती है। ठीक है, और जब हीट रिलीज्ड होती है तो ले चेटेरियर का प्रिंसिपल कहता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो देखिए पहले से ही आपको समझना है कि आप एक गैस को लिक्विड में डिजोल्व कर रहे हो और वो एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस है, हीट रिलीज हो रही है, तो आपका कंटेनर हॉट है, गर्म है ना। हीट रिलीज होगी तो कंटेनर क्या हो गया? गर्म हो गया। अब आप क्या चाहते हो, आपकी गैस क्या चाहती है, आपकी प्रोसेस प्रक्रिया क्या चाहती है कि ये कंटेनर ठंडा हो, है ना, ठंडा हो। बट आप अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वो तो और गर्म होगा। तो ये फेवरेबल कैसे हो सकता है? ये फेवरेबल नहीं है। ले चेटेरियर ने यही तो कहा था कि किसी भी इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे आप यदि कोई भी इफेक्ट अप्लाई करते हो तो आपका इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में आपके द्वारा लगाया गया इफेक्ट कैंसल आउट हो। जैसे एक्जोथर्मिक प्रोसेस में आपने टेम्परेचर बढ़ाया। अब मुझे बताइए, एक्जोथर्मिक प्रोसेस, ये जो एक्जोथर्मिक प्रोसेस है ये क्या है? यहां गैस को लिक्विड में डिजोल्व कर रहे हैं आप, गैस को लिक्विड में डिजोल्व करके सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हो, और ये एक्जोथर्मिक है।
तो गैस लिक्विड में डिजोल्व होगी तो हीट रिलीज होगी। यही तो कह रहे हैं हम लोग कि गैस लिक्विड में डिजोल्व होगी, हीट रिलीज करेंगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, मतलब उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर टेम्परेचर कम हो। क्लियर? अब समझना ध्यान से कि आप क्या कर रहे हो, गैस को लिक्विड में डिजोल्व किया, हीट रिलीज्ड हुई, टेम्परेचर बढ़ा। तो जब जब गैस लिक्विड में डिजोल्व होगी टेम्परेचर बढ़ेगा। और मैंने क्या कहा कि मैं अगर टेम्परेचर बढ़ा दूं तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कम करने का प्रयास करेगा। तो आप बताइए, गैस लिक्विड में डिजोल्व होगी तब तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा कि लिक्विड में जो गैस पहले से डिजोल्व है वो उससे बाहर निकलेगी ताकि टेम्परेचर में क्या आए, कमी आए। क्यों? क्योंकि बढ़े हुए टेम्परेचर को एनर्जी की फॉर्म में मॉलिक्यूल ग्रहण करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, और उसको लेकर मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूल लिक्विड से बाहर निकल जाएंगे। तो याद रखना, ये हमने पहले भी पढ़ा दिया था कि टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू 1 सोल्युबिलिटी। किस केस में? एक्सोथर्मिक केस में। ठीक है, इसको आपको मैं थोड़ा सा फिर बता देता हूं। भव्या ने एक दिन पूछा था तो मैं क्लियर कर देता हूं कि देखो यहां क्या हुआ, गैस को किस में डाल रहे हो, लिक्विड, क्या बना, सॉरी लिक्विड सॉल्यूशन। भाई लिक्विड में डालेंगे तो लिक्विड सॉल्यूशन बन गया, सॉल्यूशन बन रहा है। अब इस दौरान क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। यही बता रहे हो ना आप एक्सो के केस में कि गैस को लिक्विड में डाला, लिक्विड सॉल्यूशन बन गया, पर इस दौरान टेम्परेचर बढ़ गया, हीट रिलीज्ड हो रही है। क्यों बढ़ गया? हीट रिलीज्ड। अब सुनना ध्यान से, इस केस में क्या कर रहे हो आप कि जब जब गैस लिक्विड में डिजोल्व हो रही है, टेम्परेचर यानी कि कंटेनर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हीट रिलीज्ड हो रही है। पर इसका उल्टा पढ़ के देखें तो क्या होगा, अगर ये कर लें अपन इक्विलिब्रियम में दोनों के कि लिक्विड सॉल्यूशन को सेपरेट कर लें, लिक्विड कंटेनर में रह जाए, गैस उससे बाहर निकल जाए, तो इसका उल्टा होगा ना। इस डायरेक्शन में जो हो रहा है उसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा इस डायरेक्शन में। ये तो आप जानते हो ना रिवर्सिबल रिएक्शंस में, इस डायरेक्शन में जाने पे क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो इस डायरेक्शन में जाने पर, इस डायरेक्शन में आने पर क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो इधर जाने पे टेम्परेचर बढ़ेगा, इधर आने पे टेम्परेचर घटेगा। अब देखिए मैंने एक्सटर्नल इफेक्ट क्या लगाया वो समझना। वो क्या, मैंने टेम्परेचर इंक्रीज, मैंने बाहर से क्या कर दिया, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अब जो ले चिटेलियर है उसने क्या कहा, उसने कहा कि अगर आप इक्विलिब्रियम पे बाहर से कोई भी इफेक्ट अप्लाई करेंगे तो इक्विलिब्रियम का जो शिफ्टिंग डायरेक्शन होगा वो ऐसा होना चाहिए कि जो एक्सटर्नल इफेक्ट आपने अप्लाई किया वो कैंसिल हो जाए। अब मुझे बताइए, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, इक्विलिब्रियम भी टेम्परेचर बढ़ाने की ओर शिफ्ट हो जाए तो क्या कैंसिल होगा? नहीं होगा ना। तो आप अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर टेम्परेचर कम हो। अगर आप टेम्परेचर कम करते तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाता जिधर टेम्परेचर इंक्रीज होता। अब आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, इस डायरेक्शन में, ताकि टेम्परेचर में क्या हो जाए, कमी आए। सही बात है ना। इस डायरेक्शन में होने का मतलब लिक्विड सॉल्यूशन में जो गैस डिजोल्व थी वो उससे बाहर निकल गई, एस्केप द गैस, करेक्ट है ना, वो उससे बाहर निकल रही है। समझ में आ रही बात? तो बेनिफिट नहीं हुआ, नुकसान हो गया। क्या नुकसान हो गया? हम तो चाहते थे गैस ज्यादा घुले पर हुआ नहीं। जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, लिक्विड सॉल्यूशन में पहले से घुली हुई गैस, पहले से डिजोल्व गैस उससे बाहर निकलना शुरू हो जाएगी, तो सॉल्युबिलिटी में कमी आ रही है। टेम्परेचर इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। अगर मैं टेम्परेचर कम करता, मैं आइस का यूज करता, कंटेनर को ठंडा करता, तो क्या होता, टेम्परेचर कम करते ही इक्विलिब्रियम का डायरेक्शन शिफ्ट होता उस साइड में जिधर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा हो। तो इस साइड में जाता, टेम्परेचर इधर इंक्रीज हो रहा है ना। इस डायरेक्शन में जाने का मतलब गैस ज्यादा घुलती और लिक्विड सॉल्यूशन बनाती, गैस ज्यादा डिजोल्व होती और लिक्विड सॉल्यूशन बनाती। तो यह है ले चिटेलियर का प्रिंसिपल। तो यहां से अपने को यह क्लियर कर लेना है कि एक्सोथर्मिक केस में टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, और टेम्परेचर अगर डिक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। तो ये कंफर्म हो गया कि गैसेस का, हम तो गैसेस की बात करें तो गैसेस जब भी लिक्विड में डिजोल्व होती है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, और उस केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर गैसेस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। और हमने सुना भी होगा कि हमने पहले, जब अब तो पानी प्यूरिफाइड आता है, जब पहले लोग तालाब वगैरह से पानी लाते थे तो उसमें बदबू आने लग जाती थी, स्मेल आती थी। स्मेल किसकी वजह से? गैसेस की वजह से आती थी। तो हमारे बुजुर्ग क्या करते थे कि उस पानी को बॉईल करते, बॉईल करने के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ाते। टेम्परेचर बढ़ाते क्या होता है,
एक्जो के केस थे वो, उनको नहीं पता था कि एक्जोथर्मिक कंडीशन है, पर उनको ये पता था कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाएंगे तो ये वाला फिनोमिना होगा, यानी कि रिएक्शन इधर शिफ्ट करेगी और तेजी से गैस जो उसके अंदर डिजोल है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। तो ये हमने देखा था, हमने सुना है कि तालाब से पानी लाते थे, बदबू आती थी गैसेस डिजोल होने की वजह से, और उस समय वो क्या करते थे कि उसको हिट करते थे। हिट करने से उसके गैस की सोलिबिलिटी कम हो जाती और वो गैस पानी को छोड़कर उससे बाहर निकलना शुरू हो जाती थी। तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट है। तो गैसेस के केस में अपन ये मान के चलते हैं कि ज़्यादातर गैसेस का सोलिबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर कम होगा, बिकॉज डिजोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड्स इज मोस्ट ऑफ द टाइम एक्जोथर्मिक प्रोसेस। कुछ गैसेस हो सकती है ना, कुछ गैसेस जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, इन गैसेस का जो डिजोल्यूशन है वो एंडोथर्मिक होता है। याद रखना, कुछ गैसेस जैसे हाइड्रोजन, हीलियम जो होती है उनका डिजोल्यूशन एंडोथर्मिक होता है, और एंडोथर्मिक केस में क्या होता है, टेम्परेचर सोलिबिलिटी के प्रोपोर्शनल होता है। तो याद रखना, हाइड्रोजन हीलियम जैसी जो गैसेज हैं जो वाटर में या लिक्विड में डिजोल्व होने पर हीट एब्जॉर्ब करती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, तो वहां टेम्परेचर बढ़ाने पर सोलिबिलिटी बढ़ जाएगी, पर वो बहुत कम केसेस हैं। तो ज़्यादातर केसेस की बात हमने कर ली कि सोलिबिलिटी और टेम्परेचर यहाँ एक दूसरे के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आते हैं फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पे, ठीक है, वो है प्रेशर। प्रेशर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये प्रेशर, और प्रेशर के इस इफेक्ट को बताया हेनरी ने, हेनरीज लॉ के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, देखो प्रेशर पे क्या इफेक्ट होगा, प्रेशर का सोलिबिलिटी ऑफ गैस पे क्या इफेक्ट है वो अपन देखने वाले हैं। हेनरी लॉ के नाम से इसको जानते हैं क्योंकि इसको पूरे एक्सपेरिमेंट को हेनरी ने एक्सप्लेन किया था। इजी है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो समझ में भी आ जाएगा। देखिए, एक कंटेनर है, मैं एक एक्सपेरिमेंट से बताता हूं जो हेनरी ने किया, ठीक है, और इस कंटेनर में ये कोई सॉल्यूशन फिल कर दिया मैंने, ठीक है, ये क्या है, सॉल्यूशन। पर ये सॉल्यूशन किससे बना है, गैस प्लस लिक्विड से, क्लियर, एक सॉल्यूशन फिल कर दिया। अब हमने क्या कर रखा है, इसके ऊपर एक पिस्टन लगा रखा है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन अप्लाई कर दिया, ठीक है, जिसपे कोई प्रेशर लग रहा है P1, वो डाउनवर्ड लग रहा है, नीचे की ओर प्रेशर लग रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, इस सॉल्यूशन में क्या क्या गैस और लिक्विड है, तो इसमें ये मान लीजिए गैस के मॉलिक्यूल ऐसे डिजोल है, करेक्ट है ना, ऐसे डिजोल है। इस खाली जगह पे भी तो गैस के मॉलिक्यूल होंगे, ये तो आप जानते हो कि एम्प्टी स्पेस में गैस के मॉलिक्यूल होते हैं अगर वैक्यूम क्रिएट नहीं करे तो ये यहाँ गैस के मॉलिक्यूल्स डिजोल है, ठीक है, क्लियर होगी बात। अब हमने क्या किया, देखिए हमने मतलब हेनरी ने क्या किया वो समझने की जरूरत है अपने को। हेनरी ने इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया, ठीक है। सबसे पहले तो मैं वो नीचे लिक्विड दिखा देता हूं आपको, यहां तक हमने लिक्विड भर रखा है, ये हमारा वो सॉल्यूशन है। हेनरी ने क्या किया, ये जो पिस्टन लगा है इस पे प्रेशर अप्लाई कर दिया, ठीक है, इस पे प्रेशर बढ़ा दिया, और प्रेशर कितना कर दिया, P1 प्लस P2, यानी कि P1 तो पहले से था ही, इसमें P2 ऐड कर दिया। जैसे प्रेशर बढ़ाया तो ये पिस्टन नीचे क्यों रहेगा, डाउनवर्ड बढ़ा रहे हैं ना, डाउनवर्ड प्रेशर बढ़ाने से ये पिस्टन नीचे क्यों रहा है, पिस्टन नीचे क्यों रहा है, तो क्या हुआ, वो जो गैस के मॉलिक्यूल डिजोल्व थे, अब उसको एम्प्टी स्पेस कम मिला तो वो मॉलिक्यूल नीचे की ओर, यहां तो एम्प्टी स्पेस में तो रहेंगे पर यहां ज्यादा डिजोल्व हो गई। वही देखो, यहां खुले स्पेस में था तो गैस के मॉलिक्यूल ऊपर थे, जैसे ही पिस्टन का प्रेशर लगा ये मॉलिक्यूल नीचे चले गए, कहाँ, लिक्विड में। तो यहां आप क्या देख पा रहे हो कि जैसे ही पिस्टन से प्रेशर अप्लाई किया गया, गैसेस जो गैसेस मॉलिक्यूल है वो लिक्विड में अब ज्यादा सोल्यूबल हो गए, ज्यादा अमाउंट में जाके डिजोल्व हो गए। तो इसका मतलब ये तो मैं मान सकता हूं या मैं लिख सकता हूं, देखिए मैं इसको एक्सपेरिमेंट को देखकर क्या लिख सकता हूं कि इफ वी इंक्रीज pressure, the solubility of gas in liquid also increase। बोलो मैं लिख सकता हूं क्या इस एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पर। हेनरी ने सबसे पहले रिजल्ट यही तो निकाला कि एज वी इंक्रीज द प्रेशर
द सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड ऑल्सो इंक्रीजेस। क्लियर होगी बात, यहां तक तो किसी को डाउट है नहीं। ठीक है, एज वी इंक्रीज द प्रेशर द सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड ऑल्सो इंक्रीजेज। ये एक्सपेरिमेंट बता रहा है कि आप जैसे ही पिस्टन पे बाहर से प्रेशर अप्लाई करेंगे, पिस्टन नीचे की ओर जाएगा तो गैस के मॉलिक्यूल नीचे कंप्रेस होंगे और वो लिक्विड में जाके ज़्यादा अमाउंट में डिजोल्व हो जाएंगे। तो इफ़ वी इंक्रीज या एज वी इंक्रीज द प्रेशर द सोलिबिलिटी ऑफ गैस इज ऑल्सो इंक्रीजेज। अब समझिए, इसी को बेस बनाकर हेनरी ने अपना एक लॉ लिखा और उस लॉ को क्या बताया, उस लॉ की टर्म क्या होगी वो मैं आपको बताऊंगा। पर एक बात बताइए मुझे, सोलिबिलिटी ऑफ गैस क्या समझ रहे हो आप? सोलिबिलिटी ऑफ गैस को क्या, देखो यहाँ अमाउंट कम डिजोल्व थी तो आपने कहा सोलिबिलिटी ऑफ गैस यहाँ कम है। यहाँ जैसे गैस की अमाउंट ज़्यादा डिजोल्व हुई, आपने क्या कहा, सोलिबिलिटी ऑफ गैस ज़्यादा डिजोल्व होगी। इसका मतलब साफ हो गया, क्लियर है कि सोलिबिलिटी ऑफ गैस का मतलब है अमाउंट ऑफ गैस विच इज डिजोल्व इन लिक्विड। हम सोलिबिलिटी ऑफ गैस को क्या मान रहे हैं, हम सोलिबिलिटी ऑफ गैस को यही तो मान रहे हैं कि जिस गैस का सोलिबिलिटी हायर होगा उसकी ज़्यादा अमाउंट डिजोल्व होगी, और जिस गैस का सोलिबिलिटी लोअर होगा, लेसर होगा, उसकी अमाउंट कम डिजोल्व होगी। तो यानी कि solubility of gas is directly represent the amount of gas which is dissolved in liquid। और वो solubility अगर हाई है तो अमाउंट ऑफ गैस ज्यादा डिजोल्व हो जाएगी, लेस है तो लेस हो जाएगी, कोई डाउट का काम ही नहीं इसमें। तो अब देखिए अमाउंट ऑफ गैस, गैस क्या है, यहाँ सोल्यूट है भाई, लिक्विड बड़ी अमाउंट में ले रहे हो तो वो सॉल्वेंट है, तो गैस क्या है, सोल्यूट है। तो एक बात फिर समझना कि solubility ऑफ गैस किसको रिप्रेजेंट कर रही है, अमाउंट ऑफ गैस या अमाउंट ऑफ सोल्यूट। और अमाउंट ऑफ सोल्यूट को एक्सप्रेस करने के लिए क्या काम में लेते हैं, कंसंट्रेशन यूनिट्स। तो हमें यहां एक कंसंट्रेशन यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है ना, एक कंसंट्रेशन यूनिट की रिक्वायरमेंट है। और वो कंसंट्रेशन यूनिट हेनरी ने यूज की मोल फ्रैक्शन। और इस लिहाज से हेनरी ने एक लॉ लिखा कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, the partial pressure of gas in its vapor state is directly proportional to their mole fraction। मोल फ्रैक्शन समझ में आई बात। ये है हेनरी लॉ कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन इट्स वेपर स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड हेनरी लॉ। यहां एक बात समझनी है, सर प्रेशर से पार्शियल प्रेशर कैसे लिख दिया। देखो एक चेंबर में O2 गैस भरी हुई है, सपोज कर लेते अपन कि एक चेंबर है जिसमें O2 गैस भरी हुई है। तो आप सब जानते हो ना कि O2 गैस के जो मॉलिक्यूल है वो चेंबर की सभी वॉल्स को हिट करेंगे, और वो जब चेंबर की वॉल को हिट करेंगे तो प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो चेंबर का जो भी प्रेशर है दैट प्रेशर इज क्रिएटेड बाय ऑक्सीजन गैस। ठीक वैसे ही एक चेंबर और लिया हमने, उसमें हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। तो यही बात आप यहां भी कहेंगे कि हाइड्रोजन गैस जो है उसके मॉलिक्यूल चेंबर की वॉल्स को हिट करेंगे और वहां भी प्रेशर क्रिएट करेंगे, दैट प्रेशर इज कॉल्ड प्रेशर क्रिएटेड बाय हाइड्रोजन। पर जब मैं एक ही चेंबर में दोनों गैस को मिक्स कर दूं, डाल्टन ने यही तो पढ़ाया था कि एक ही चेंबर में दोनों गैस को मिक्स कर दूं, किसको, ऑक्सीजन को भी और हाइड्रोजन को भी। तो अब जो चेंबर का प्रेशर होगा, चेंबर का टोटल प्रेशर होगा, क्या वो केवल ऑक्सीजन की वजह से होगा, नहीं ना, या केवल हाइड्रोजन गैस की वजह से होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब चेंबर का जो टोटल प्रेशर है वो अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों की वजह से है। तो चेंबर के टोटल प्रेशर का जितना पार्ट ऑक्सीजन की वजह से है दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और जितना पार्ट हाइड्रोजन ने अप्लाई किया है दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। तो पार्शियल प्रेशर की जो टर्म्स होती है वो अपन मिक्सचर में यूज करते हैं कि जब आप एक मिक्स कर लेते हो बहुत सारी गैसेस को, जब बहुत सारी गैसेस को आप मिक्स कर लेते हो तो टोटल प्रेशर में जितना कंट्रीब्यूशन उस गैस का है दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। समझ में आ गई बात। तो यहां मैंने पार्शियल प्रेशर वर्ड क्यों यूज किया, हेनरी ने पार्शियल प्रेशर वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि जरूरी है क्या लिक्विड में एक ही गैस डिजोल्व है। समझ में आ रही बात। ये तो हो नहीं सकता कि गैस कोई लिक्विड में एक ही गैस डिजोल्व हो सकता है, एक से ज्यादा गैस डिजोल्व हो। तो उस कंडीशंस में पार्शियल प्रेशर की टर्म यूज की गई। अगर एक ही गैस डिजोल्व होती तो आप प्रेशर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर होगी बात। तो ये हो गया स्टेटमेंट हेनरी लॉ का। अब अगर इसको मैं ऐसे लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं है, P प्रोपोर्शनल टू अक्ष, ठीक है। तो P प्रोपोर्शनल टू अक्ष, P यहां पार्शियल प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है, अक्ष यहां मोल फ्रैक्शन को इंडिकेट कर रहा है।
और इसको इक्वल करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक कांस्टेंट यूज कर लिया ये वाला। तो एक इक्वेशन ये आ गई ना। अब देखिए यहाँ पी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन जो उसमें डिजोल है ऑफ गैस, जिसको आप इसको एक तरीके से अपन सीधी भाषा में ये कह सकते हैं ना, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस या सोल्युबिलिटी ऑफ गैस। और के एच क्या है, हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट। एक बात समझना कि पार्शियल प्रेशर जितना हाई होगा उस गैस का मोल फ्रैक्शन उस लिक्विड में भी उतना ही ज्यादा हो जाएगा। प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता ना कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जितना हाई होगा उस गैस का मोल फ्रैक्शन लिक्विड में ज्यादा होगा। इसका मतलब साफ है कि अगर आपको किसी गैस को लिक्विड में डिजोल्व करना है तो प्रेशर बढ़ा दीजिए। यही होगा ना कि आप प्रेशर अगर ज्यादा अप्लाई कर देंगे तो उस केस में गैस ज्यादा अमाउंट में ज्यादा मोल फ्रैक्शन उसका डिजोल्व हो जाएगा, उसकी सोलिबिलिटी हाई हो जाएगी। ग्राफिकल मेथड्स की बात करें तो बताने की जरूरत ही नहीं है। प्रोपोर्शनल में ग्राफ बनेगा, सोलिबिलिटी ऑफ गैस या मोल फ्रैक्शन और ये प्रेशर, तो एक स्ट्रेट लाइन आने वाली है। क्यों स्ट्रेट लाइन क्यों आएगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वो हेनरी कांस्टेंट को डिनोट करता है। ठीक बात है, स्ट्रेट लाइन का जो भी स्लोप है वो किसको डिनोट करता है, हेनरी कांस्टेंट को डिनोट करता है। क्लियर होगी बात? ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो हेनरी ने क्या कहा, हेनरी ने ये कहा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन। इसका मतलब गैस का पार्शियल प्रेशर जितना हाई होगा उस केस में उस गैस के उतने ही ज्यादा मोल फ्रैक्शंस लिक्विड में डिजोल्व हो जाएंगे, सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। अब देखिए अपन हेनरी लॉ की जो इक्वेशन है उसको एक बार फिर से रीड करते हैं। हेनरी लॉ की इक्वेशन क्या है कि P इक्वल टू के एच डॉट एक्स, यही है ना, ये हेनरी लॉ की इक्वेशन है जहां एक्स मोल फ्रैक्शन है, एक्चुअल में सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को डिनोट करता है, इंडिकेट करता है। के एच यहाँ हेनरी कांस्टेंट है, पी यहाँ पार्शियल प्रेशर है गैस का। एक बात तो मैं क्लियर कर दूं, हेनरी कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग आती है एट द सेम टेम्परेचर। वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेज एट सेम टेम्परेचर। तो हर एक गैस के लिए इसका वैल्यू अलग अलग आने वाला है, ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं किसी को। अब देखिए अगर मैं एक बात बताऊं, इस इक्वेशन के बिहाफ पे अपन एक चीज पढ़ते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं कि x इक्वल टू पी अपॉन के एच, बोलो भाई, देख सकता हूं क्या मैं इसको ऐसे, x इक्वल टू पी अपॉन के एच, कोई कंफ्यूजन नहीं है, श्योर हो भाई? अगर इसको सोल्व करें तो लिख सकता हूं ना पी अपॉन के एच। इफ अगर मैं ये कह दूं कि प्रेशर इज कांस्टेंट, समझना मेरी बात को ध्यान से, कि प्रेशर को क्या मान लिया हमने, कांस्टेंट, देन कांस्टेंट है तो इसको हटा दूं तो ये बराबर का चिन्ह हट जाएगा ना इक्वलिटी का, x प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन के एच। दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए एट द कांस्टेंट प्रेशर, हेनरी कांस्टेंट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू हाई है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस लो हो जाएगा। सही है क्या? तो एक बात ये साफ हो गया कि एक ही प्रेशर पे अगर आपको अलग अलग गैसेस का हेनरी कांस्टेंट दे दिया जाए एट द सेम प्रेशर, इफ गिवन हेनरी कांस्टेंट वैल्यू ऑफ डिफरेंट गैसेस, तो आप बता पाएंगे इजीली कि कौन सी गैस ज्यादा सोल्यूबल और कौन सी गैस लेस सोल्यूबल। कैसे बता पाएंगे? जिस गैस का हेनरी कांस्टेंट हाई होगा उस गैस का मोल फ्रैक्शन लिक्विड में कम डिजोल्व हो रहा है, यानी कि उसकी सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी। क्लियर हो रही है क्या बात? कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो एक अपने को ये भी याद रखना है कि हेनरी कांस्टेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस या सोल्युबिलिटी ऑफ गैस जो होते हैं वो एक दूसरे के इनवर्स चलते हैं। अगर आप हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू इंक्रीज कर देते हो तो एक्स की वैल्यू जो हो जाती है, मोल फ्रैक्शंस की जो वैल्यू है या सोल्युबिलिटी ऑफ गैस है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एक हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? लिमिटेशंस, लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। तो आप बताइए मुझे हेनरी लॉ किस पे डिपेंडेबल है? हेनरी लॉ डिपेंडेबल है प्रेशर पे, और वो क्या कह रहा है कि प्रेशर अगर हाई होगा तो गैसेस का सोल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगा। यही कह रहा है ना कि प्रेशर अगर हाई होगा तो गैसेस का सोल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगा। पर एक बात आपको याद रखना है कि प्रेशर हाई तो हो बट शुड नॉट बी वेरी हाई।
अदरवाइज फिर ये हेनरी लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि प्रेशर हाई होना चाहिए पर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, है ना। प्रेशर हाई होता है तो टेम्परेचर लो होना चाहिए। तो यहाँ एक कंडीशन ये भी है कि टेम्परेचर शुड बी नॉट या शुड नॉट बी, स्पेलिंग एरर हो गया कि शुड नॉट बी वेरी लो, ठीक है। तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। और तीसरा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, गैसेज डू नॉट डिसोशिएट और एसोसिएट इन लिक्विड। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि गैस जो भी आप लिक्विड में डाल रहे हो वो गैस ना तो डिसोसिएट होनी चाहिए और ना ही एसोसिएट होनी चाहिए, यानी कि ना टूटे ना जुड़े, कोई रिएक्शन नहीं करे। सीधी सी बात ये है, यानी कि मोलिकुलर स्टेट ऑफ गैस नॉट चेंज्ड। सीधी सी बात है कि मोलिकुलर स्टेट जो भी है गैस की वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो फिर हेनरी लॉ अप्लाई होगा। तो हेनरी लॉ अप्लाई कब होगा? जब प्रेशर शुड नॉट बी वेरी हाई, टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी लो एंड मोलिकुलर स्टेट ऑफ गैस नॉट चेंज्ड, यानी कि मोलिकुलर स्टेट ऑफ गैस इट सेम इन गैसियस स्टेट एज इन देयर एक्वस कंडीशंस या लिक्विड कंडीशंस, ठीक है। लिक्विड सॉल्यूशन में और गैसियस स्टेट में जो गैस का मोलिकुलर फॉर्मूला है वो चेंज नहीं होना चाहिए। इसको आप यूं समझ सकते हो, देखिए कि अमोनिया को हमने डाल दिया बेंजीन में और बन गया सॉल्यूशन। पर ये सॉल्यूशन क्या कंटेन करके रखता है? अमोनिया प्लस बेंजीन। क्यों? क्योंकि कुछ ही देर पहले हमने पढ़ा था कि अमोनिया और बेंजीन आपस में रिएक्शन नहीं करते। समझ में आ गई बात? पर जैसे ही अमोनिया को आप डालते हो किसमें? वाटर में, बना सॉल्यूशन। पर इस सॉल्यूशन में अमोनिया कहीं होती नहीं है। सॉल्यूशन किसका है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। अब इन दोनों केसेस में आपने क्या सीखा? आपने इन दोनों केस में ये सीखा कि इस वाले केस में अमोनिया को वाटर में जब डालते हो तो अमोनिया का मोलिकुलर स्टेट चेंज हो गया। कैसे? अमोनिया का मोलिकुलर स्टेट, अमोनिया गैसियस फॉर्मूला क्या था? NH3। लिक्विड में जाने के बाद क्या हो गया? NH4 हो गया। तो उसका कंप्लीटली मोलिकुलर स्टेट चेंज हो रहा है। बट अमोनिया प्लस बेंजीन के सॉल्यूशन में अमोनिया का मोलिकुलर स्टेट चेंज नहीं हो रहा। तो हेनरी लॉ यहां अप्लाई होगा। ओबे बाय दिस सॉल्यूशन एंड नॉट ओबे बाय दिस सॉल्यूशन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अमोनिया प्लस वाटर सॉल्यूशन नॉट ओबे द हेनरी लॉ। तो आप बता देंगे ना कि हेनरी लॉ ओबे करने की लिमिटेशंस है। उस लिमिटेशंस में एक लिमिटेशन ये थी कि जो भी गैस आप यूज कर रहे हो उस गैस का मोलिकुलर स्टेट इन द गैस और इन द सॉल्यूशन सेम होना चाहिए। बट अमोनिया गैस को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। उस कंडीशन में उसका मोलिकुलर स्टेट चेंज हो जाएगा और जब मोलिकुलर स्टेट चेंज हो जाएगा तो हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। पर अमोनिया और बेंजीन के सॉल्यूशन में अमोनिया का मोलिकुलर स्टेट चेंज नहीं रहता। अमोनिया का मोलिकुलर स्टेट गैसियस फॉर्म में जो है वही वैसे का वैसा बेंजीन में बना रहता है। और इस केस में जब मोलिकुलर स्टेट चेंज नहीं हो रहा तो हेनरी लॉ वहां ओबे होगा, एप्लीकेबल होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात आपको समझना है इन दोनों एग्जाम्पल से कि जिस भी सॉल्यूशन में गैस वैसी की वैसी डिजोल्व हो जाए जैसी वो गैसियस फॉर्म में थी तो हेनरी लॉ अप्लाई कर दो, ओबे करेगा। और जो गैस लिक्विड में जाने के बाद अपने मोलिकुलर स्टेट को चेंज कर लेती है, कोई नया कंपाउंड बना लेती है, तो वहां हेनरी लॉ अप्लाई नहीं होता है। तो क्लियर हो गई, दिस इज द लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। कोई डाउट नहीं है इसमें भी। अब अपन जाते हैं फाइनली एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ, ठीक है। तो हम जाते हैं एप्लीकेशंस पे। देखिए देखो, सबसे पहला सोडा वाटर इंडस्ट्री में जो हेनरी लॉ का जो एप्लीकेशंस है वो पहला है इन सोडा वाटर इंडस्ट्री। देखिए एक बात बताइए, सोडा वाटर क्या होता है आप जानते हो? आप लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स देखी है ना, कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है? पानी होता है और फिर CO2 गैस होती है। दिस इज कॉल्ड कार्बोनेटेड वाटर। कार्बोनेटेड वाटर का मतलब वाटर कंटेनिंग द CO2। अब वो CO2 गैस उस पानी में डिजोल्व है। आप लोगों ने देखा ना, बोतल को जब ओपन करते हैं तो क्या होता है? उसमें हिसिंग साउंड होता है और वो लिक्विड बाहर निकलने का प्रयास करता है। ऐसा क्यों? CO2 गैस बाहर आती है झाग के साथ। तो सोडा वाटर इंडस्ट्री क्या करती है? हेनरी लॉ को अप्लाई करती है। वो क्या करती है कि बोतल में जब वो जो पानी है, ग्रीन, येलो, पिंक जैसा भी है, वो कलर देखा होगा, ब्लैक जो भी है, उसमें तो कलर डाला जाता है। उस पानी में CO2 गैस को भरने के लिए उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं वो। और उस हाई प्रेशर की वजह से क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज,
तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस एक्स जो है वो बढ़ जाएगा और वो गैस ज़्यादा अमाउंट में जाके उसमें डिजोल्व हो जाएगी। फिर उसको ऊपर से वो सील कर देते हैं। सील क्यों कर देते हैं? ताकि गैस की सॉल्युबिलिटी उसमें हाई बनी रहे, तो CO2 गैस उसमें घुली भी रहती है। पर जैसे आप बोतल को ओपन करते हो, ओपन करते क्या होता है, प्रेशर बाहर निकल, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की गैस निकलने का प्रयास करेगी। हाई प्रेशर कहाँ है? बोतल में, तो गैस अंदर से बाहर निकलती है, जिसकी वजह से वो पानी लिक्विड झाग के साथ बाहर आता है। तो सोडा वाटर इंडस्ट्री में CO2 गैस को पानी उस डिजोल्व करने के लिए हेनरी लॉ अप्लाई करते हैं और प्रेशर हाई पे ही वो प्रक्रिया चलती है। दूसरा जो फैक्टर है वो देखिए, उसको भी आपको ध्यान से समझना है। आपको मैं एक बात कहता हूं कि देखिए हम लोग सरफेस पर हैं। जैसे एक बात समझना, ये हमारी सरफेस है, सरफेस धरातल पे है ना, जहां प्रेशर कितना है 180, और ये आपका सरफेस पे कौन है, चलिए मैं आपको बताता हूं कौन खड़ा। देखो ये कोई ह्यूमन बॉडी खड़ा है सरफेस के ऊपर, और ये सरफेस पे कितने प्रेशर पे है? 1 atm के प्रेशर पे है, और ब्रीथिंग करता है तो कौन, इसके अंदर शरीर में क्या जाती है? O2 गैस भी जाती है। पर आप एक बात बताइए मुझे, हमारे चारों ओर हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस बहुत ज़्यादा है, 78% के लगभग है ना, बहुत ज़्यादा N2 गैस है। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि आप ब्रीथ करें तो केवल O2 गैस ही बॉडी में जाएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमारी बॉडी जब ब्रीथ करती है, जब हम सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन गैस भी हमारे अंदर जाती है, नाइट्रोजन गैस भी हमारे अंदर जाती है। पर नाइट्रोजन गैस क्या होती है? इनर्ट होती है, नॉन रिएक्टिव होती है ना, रिएक्शन नहीं करती। और जो गैस रिएक्शन नहीं करती वो लेस सोल्यूबल होती है, ये शुरू में पढ़ा था। और जो गैस रिएक्शन करती है वो ज़्यादा सोल्यूबल होती है। तो हुआ क्या कि 1 atm के प्रेशर पर नाइट्रोजन गैस जो है वो लेस सोल्यूबल है, इनर्ट होने की वजह से वो बहुत कम सोल्यूबल है। इसलिए हमारी बॉडी में, ब्लड में जाके वो घुलती नहीं है, डिजोल्व नहीं होती। पर ऑक्सीजन गैस तो क्या होती है, ब्लड में जाते ही हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन कर लेती है, और हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करते ही वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। इसका मतलब साफ है कि 1 atm के प्रेशर पर, जो सरफेस का प्रेशर है ना 1 atm, उस प्रेशर पर O2 गैस ब्लड में डिजोल्व होती है। ऑक्सीजन गैस का ब्लड में डिजोल्यूशन होता है, बट नाइट्रोजन गैस का नहीं होता। तो क्या होता है, जब हम सांस के साथ O2 नाइट्रोजन वगैरह सब गैसेज अंदर जाती है, ऑक्सीजन तो ब्लड में जाके डिजोल्व हो जाती है, घुल जाती है, वो वहाँ डिजोल्व हो गई। पर नाइट्रोजन वगैरह जो है वो डिजोल्व नहीं हो पाई, और वो सांस के साथ जब बाहर वापस छोड़ देते हैं हम लोग, यही प्रक्रिया चलती है। इसलिए कोई दिक्कत नहीं आ रही अपने को। पर देखिए, जब हम सरफेस से निकलकर सी की ओर जाएंगे, नीचे की ओर, ठीक है, जब सरफेस से निकलकर हम सी की ओर जाएंगे तो क्या होगा? हम तो किस लिए जाएंगे भाई? वो डाइवर्स जाते हैं, जो गोताखोर होते हैं, वो नीचे की ओर गए तो क्या हो गया? प्रेशर बढ़ गया। सही बात है ना। सरफेस पे प्रेशर 1 atm था, जब डाइवर नीचे गया तो प्रेशर बढ़ गया, तो उसको ज़्यादा प्रेशर का सामना करना पड़ेगा, उसकी बॉडी ज़्यादा प्रेशर का सामना करेगी। तो क्या होगा? जो नाइट्रोजन गैस 1 atm पर ब्लड में डिजोल्व नहीं हो रही थी, वही नाइट्रोजन गैस अब ब्लड में डिजोल्व होना शुरू हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि प्रेशर बढ़ गया, और प्रेशर बढ़ने से सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है। एक बात समझना ध्यान से, क्या हुआ यहाँ पे, जो फैक्टर वो बड़े इंटरेस्टेड है कि जैसे ही डाइवर नीचे की ओर गया समुद्र में, तो क्या बढ़ा? P बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ने से मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस या सोल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ गई। सही बात है ना। हेनरी लॉ ने यही कहा ना कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो आप समझिए कि आपका ड्राइवर, सी ड्राइवर जब नीचे की ओर जाता है तो उसको ज़्यादा प्रेशर का सामना करना पड़ेगा। जब वो ज़्यादा प्रेशर का सामना करता है तो उसकी बॉडी में N2, O2 और डिफरेंट गैसेस आर डिजोल्व। नाइट्रोजन गैस जो नॉर्मल प्रेशर पे डिजोल्व नहीं हो रही थी, वो अब डिजोल्व हो गई। अब उसके अंदर बहुत सारी गैसें डिजोल्व होना शुरू हो जाएगी। कुछ समय बाद क्या करेगा? तो डाइवर अब कहाँ है? डाइवर अब यहाँ पड़ा है। अब इस डाइवर को क्या दिक्कत हो रही है कि इस पे प्रेशर ज्यादा लग रहा है, इसलिए इसकी बॉडी में O2 भी डिजोल्व हो रही है, नाइट्रोजन गैस भी डिजोल्व हो रही है, तो इसकी बॉडी में डिजोल्व होगी। अब इसको क्या करना पड़ेगा? ब्रीथ करने के लिए ऊपर आना पड़ेगा ना। तो जैसे ही डाइवर यहां आया सांस लेने के लिए, अब क्या होगा? जैसे ही सांस छोड़ेगा बाहर, तो क्या होगा? ऊपर प्रेशर क्या है? लोअर। अब लोअर का मेरा मतलब है एज कंपेयर टू सी, यहां के कंपेरिजन में यहां प्रेशर कम है, तो क्या होगा? बॉडी से गैसेस बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। क्यों? उसका कारण सुनिए ध्यान से। इस हाई प्रेशर पे तो नाइट्रोजन गैस सोल्यूबल थी, डिजोल्व हो गई थी, पर जैसे ही डाइवर ऊपर आया, 1 atm के प्रेशर पे सांस लेने के लिए ऊपर आया, तो उस केस में क्या होगा? बॉडी में जो O2 है वो तो डिजोल्व रह जाएगी, बट जो नाइट्रोजन गैस है जो कि हाई प्रेशर पे सोल्यूबल थी पर 1 atm के प्रेशर पे सोल्यूबल नहीं है, वो बाहर निकलने का प्रयास करेगी। और वो पूरी बॉडी से जब बाहर निकलने का प्रयास करेगी तो फिर ब्लड सर्कुलेशन डैमेज होगा, ब्लड के बीच में एयर बबल्स बन जाते हैं, ठीक है। और उस एयर बबल्स की वजह से बड़ी पैनिक पोजीशन क्रिएट हो जाती है।
आपकी जो नसें होती है वो फटने को तैयार हो जाती है, क्योंकि गैस बाहर निकलने का प्रयास करेगी तेजी से। जो गैस यहाँ आके हाईली सोल्यूबल हो गई थी वो गैस ऊपर आती लेस सोल्यूबल हो गई, और लेस सोल्यूबल होते वो गैस बाहर निकलने का प्रयास करेगी, तो आपकी बॉडी पैनिक पोजीशन पे चली गई, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। इस कंडीशन को कहते हैं बैंड्स। दैट कंडीशन इज कॉल्ड बैंड्स। तो आपको बैंड्स की प्रॉब्लम हो गई, और ये पैनिक पोजीशन बहुत ज्यादा होती है, और कई बार ये डेथ का कारण बन जाती है। अब इससे प्रिवेंशन कैसे करें, इससे बचा कैसे जाए, एक बात तो ये थी। तो फिर एक काम किया गया, एक ऑक्सीजन टैंक बनाया गया, ठीक है, और वो ऑक्सीजन टैंक यूज किया गया डाइवर्स के द्वारा। तो ये एक ऑक्सीजन टैंक बना दिया ऐसे, है ना, और ऑक्सीजन टैंक को पीठ पे लाद देंगे उसके, क्या करना हो, और इसमें O2 एंड N2 दोनों गैस भर दी। समझना मेरी बात को ध्यान से, दोनों गैस को भर दिया। अब इस ऑक्सीजन टैंक में O2 भी है और N2 भी है। N2 जो है वो इनर्ट होती है, वो बॉडी में चली भी जाएगी तो पहली बात तो वो इसमें डिजोल्व नहीं होगी। तो ये जो टैंक है, अगर इस टैंक का यूज किया जाए केवल समझने के लिए, तो डाइवर नीचे जाएगा तो क्या होगा, नीचे जाते ही प्रेशर तो बढ़ना है, प्रेशर बढ़ेगा तो O2 तो डिजोल्व ऊपर भी हो रही थी, वो नीचे और ज्यादा डिजोल्व होगी हाई अमाउंट में, बट N2 भी डिजोल्व होना शुरू हो जाएगी। और जब N2 डिजोल्व होगी तो फिर वही समस्या फिर खड़ी होगी कि डाइवर जैसे ही ऊपर आएगा वो डिजोल्व N2 ऊपर आते ही लेस सोल्यूबल होगी या अनसोल्यूबल होगी, और वो तेजी से बाहर निकलेगी, फिर वही पैनिक पोजीशन बैंड्स हो जाएगा। इससे बचने के लिए क्या किया गया, इस मिक्सचर में हीलियम भी मिला दिया गया। हीलियम जो होती है वो इनर्ट गैस होती है, आप जानते हो ना, नोबल गैस होती है, बहुत ही हाईली इनर्ट होती है। और हीलियम इसमें मिलाने से क्या होगा कि हीलियम जो है वो सी के अंदर, जब आप सरफेस के नीचे जाएंगे जो प्रेशर बढ़ेगा उस प्रेशर पे भी सोल्यूबल नहीं होती। आगे बात समझ में। तो इस टैंक में जब 3 गैसों का मिक्सर डाल दिया, O2 N2 हीलियम, तो ये तो आप मान के चलते ना कि ब्रीथ करेंगे तो तीनों गैसेस जाएगी, ये तो है ना कि केवल ऑक्सीजन जाएगी, तो तीनों गैसेस जाएगी, थोड़ी थोड़ी जाएगी। अगर इसी टैंक को आप सरफेस पर यूज कर ले तो क्या होगा, हीलियम आपकी बॉडी में डिजोल्व नहीं होगी, N2 आपकी बॉडी में डिजोल्व नहीं होगी, O2 डिजोल्व होगी, पर O2 धीरे धीरे जा रही है ना। एक तो आप खुले में सांस ले रहे हो, आप जरा सोचिए, ओपन सांस ले रहे हो, ब्रीथ कर रहे हो, तो आपको चाहिए उतनी O2 मिल गई। एक आपको एक सिलेंडर लगा दे जिसमें O2 कम है, ऑक्सीजन की अमाउंट कम है, और वहां से आप ब्रीथ करेंगे तो आपको थोड़ी थोड़ी O2 मिलेगी, तो सांस लेने में तकलीफ होने लग जाएगी। पर यही सिलेंडर लेके जब आप नीचे गई तो क्या हुआ, प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ते ही ये जो O2 है ये तेजी से आपकी बॉडी में जाना शुरू होगी, तो आपकी बॉडी का रिक्वायरमेंट जो ऑक्सीजन का है वो तो पूरा हो जाएगा। क्योंकि ये सरफेस के अकॉर्डिंग तो ये लेस बहुत ही कम अमाउंट थी, पर सी में ये अमाउंट सफिशियंट हो जाती है। N2 और हीलियम मिलाने से क्या हो गया, दोनों ही इनर्ट केसेस होती हैं, तो हीलियम तो सोल्यूबल होती ही नहीं है, घुलेगी नहीं, N2 थोड़ा बहुत ही जा पाएगी अंदर। तो बॉडी में अब O2 भी जा रही है, हीलियम भी जा रही है, N2 भी जा रही है, O2 डिजोल्व होती जा रही है, हीलियम बिल्कुल डिजोल्व नहीं हो रही, और थोड़ी बहुत N2 जो गई है वो डिजोल्व हो गई। अब जब आप ऊपर आएंगे तो O2 कंज्यूम हो गई, हीलियम डिजोल्व हुई नहीं थी, तो कोई समस्या नहीं है, वो तो आप सांस के साथ बाहर छोड़ ही रहे थे। N2 थोड़ी बहुत अंदर गई, वो धीरे धीरे बाहर निकल जाएगी, तो N2 की ज्यादा कंसेंट्रेशन नहीं हो पा रही, तो इसलिए इस टैंक का यूज करेंगे डायल्यूटेड विद हीलियम। तो हीलियम का यूज किस लिए किया गया है, ताकि इनकी सोलिबिलिटी को और भी कम कर दिया जाए। और इसमें लगभग अगर मैं अमाउंट बताऊं तो ये 32.1, ऑक्सीजन यहाँ 32.1 के लगभग होता है, और हीलियम यहाँ लगभग 11.7 के लगभग होता है, और बाकी जो अमाउंट बच गई वो नाइट्रोजन की होती है। क्लियर होगी बात। तो ये डिजीज से बचने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। तो हेनरी लॉ यहाँ भी अप्लाई हुआ। अगर हेनरी लॉ पता नहीं होता तो हमें कैसे पता लग चलता कि नीचे जाने पर क्या समस्या आ रही है, प्रेशर की वजह से आ रही है या नहीं आ रही। तीसरा है हायर एल्टीट्यूड पे। हायर एल्टीट्यूड पे, हायर एल्टीट्यूड पे उल्टा होता है। देखिए कि ये सरफेस है 180 जब आप ऊपर की ओर जाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, उल्टा होगा ना, नीचे क्यों जाने पे बढ़ा तो ऊपर क्यों जाने पर कम हो जाएगा। जैसे ही आप ऊपर चढ़ते जाएंगे प्रेशर कम होता जाएगा, प्रेशर कम होता जाएगा तो आपको पर्याप्त मात्रा में O2 आपकी बॉडी में डिजोल्व नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि लो प्रेशर पे O2 की सोलिबिलिटी कम हो गई। समझना मेरी बात को ध्यान से कि आप सरफेस से ऊपर की ओर चले, क्लाइंबर जब ऊपर की ओर जाता है तो प्रेशर कम होता गया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सोलिबिलिटी कम होती गई। ऑक्सीजन की सोलिबिलिटी कम हो गई तो आपके बॉडी में अब ऑक्सीजन रिक्वायर अमाउंट में नहीं जा पा रही, और इस केस में जब आपके पास बॉडी में O2 की कमी हो जाएगी तो आप थक जाएंगे, थिकनेस हो जाएगी, थिंकिंग पावर जो है वो आपकी लैप्स हो जाती है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हायर एल्टीट्यूड पे जाने पर जैसे ही O2 की सोलिबिलिटी प्रेशर कम होने की वजह से कम हो रही है, बॉडी में O2 की कमी होगी। बॉडी में जब O2 की कमी होगी तो धीरे धीरे आपकी थिंकिंग पावर खत्म हो जाती है और अनकॉन्शियस कंडीशंस हो सकती है, और आपकी फाइनली डेथ भी हो सकती है। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि माउंट एवरेस्ट वगैरह पे जो जाते हैं उनका पहले मेडिकल टेस्ट होता है, फिर उनके साथ एक फॉर्म फिलअप करवाया जाता है
मेडिकल टेस्ट के बाद फॉर्म फिलअप वगैरह इसलिए करवाते हैं क्योंकि इनको पता होता है पहले से कि हायर एल्टीट्यूड पे जाने से क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। आपकी बॉडी पे जब प्रेशर कम लगेगा तो आपकी बॉडी के अंदर O2 जो जा रही है वो कम डिजोल्व हो पाएगी, क्योंकि आपने पढ़ रखा है पहले से प्रेशर डिक्रीज सोलिबिलिटी ऑफ गैस ऑल्सो डिक्रीज। तो जो O2 सरफेस पर इजीली डिजोल्व हो रही थी वो अब इजीली डिजोल्व नहीं हो रही, और जैसे जैसे बॉडी में O2 कम डिजोल्व होगी, O2 की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की जब कमी हो जाएगी तो आपकी सोचने की पावर कम हो जाती है, थिकनेस आ जाती है और अनकॉन्शियस कंडीशंस भी हो सकती है। तो इसको कहते हैं एनोक्सिया, दिस इज कॉल्ड एनोक्सिया। तो ये इन सबसे बचने के लिए भी ऑक्सीजन टैंक यूज किया जाता है। आपको सर क्या ये वाला? बिल्कुल नहीं, ये वाला टैंक लेके ऊपर चला गया तो उसको सांस ही नहीं आएगा, उसको ब्रीथ नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि ये वाले में तो हीलियम नाइट्रोजन वगैरह मिली भी है ताकि सॉलिबिलिटी कम है, ऊपर जाने पे तो ऑलरेडी और कम हो रही है। तो ये टैंक जो उसकी सॉलिबिलिटी सरफेस पर ही कम है, ऊपर जाने पे और कम हो जाएगी, उस केस में तो फिर वो नहीं मरेगा, तो मार देंगे आप उसको। तो इसलिए इस टैंक की बात नहीं हो रही। उस वो जब हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वो एक ऑक्सीजन टैंक का यूज करते हैं जिसमें ऑक्सीजन होती है और वो भी हाई प्रेशर पे भरी हुई होती है। वो जो यूज करते हैं वो एक ऑक्सीजन टैंक होता है जिसमें हाई प्रेशर पे ऑक्सीजन गैस भरी हुई होती है। हाई प्रेशर पे होने की वजह से जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे तो वो प्रेशर कम होता जाएगा और फाइनली वो 1 ATM पे आके बैलेंस हो जाता है। यानी कि उसमें प्रेशर इतना हाई कर देते हैं कि वो जब एल्टीट्यूड पे चला जाता है आदमी तो उस टैंक का प्रेशर कम हो गया ना, ऊपर जाने पे प्रेशर कम हो गया और वो फाइनली 1 ATM हो जाता है। और 1 ATM का तो हम लोग सरफेस पे O2 यूज करते हैं। तो ये करने के लिए याद रखना कि एनोक्सिया से बचने के लिए जो ऑक्सीजन टैंक यूज करते हैं उसमें प्रेशर ज्यादा बढ़ाकर गैस भरी जाती है ताकि वो बढ़ा हुआ प्रेशर जब ऊपर जाने पे कम होगा तो 1 ATM पे आके रुक जाए ना, 1 ATM तक बैलेंस हो जाए और 1 ATM का हम यूज कर लेते हैं। तो फाइनली एप्लीकेशंस में क्या देखा, सोडा वाटर में जो इंडस्ट्रीज होती है वहां यूज होते हैं, जो सी डाइवर्स होते हैं जो नीचे की ओर जाते हैं उनको नीचे जाने पर हाई प्रेशर पे हायर सोलिबिलिटी का सामना करना पड़ता है। उससे बचने के लिए ऑक्सीजन टैंक यूज करते हैं जो कि हीलियम से डायल्यूटेड होता है। और ये सब हेनरी लो से ही सीखने को मिला। और इस समय जो सी डाइवर है उसको बैंडस डिजीज का सामना करना पड़ सकता है अगर वो ऑक्सीजन टैंक लेके नहीं जाएंगे। हायर एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर कम होने से ऑक्सीजन की ब्लड में सोलिबिलिटी कम हो जाएगी, O2 की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाएगी बॉडी की, जिससे एनोक्सिया हो जाता है। एनोक्सिया में मेनली वो अपनी थिंकिंग पावर खो देता है, अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। एनोक्सिया से बचने के लिए वो एक ऑक्सीजन टैंक का यूज करता है जिसका प्रेशर सरफेस पर मैं ये कह दूं सरफेस पर उसको हाई प्रेशर पे फिल किया गया है, ऊपर जाने पर वो प्रेशर बैलेंस हो जाएगा और आपको ब्रेथ लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सब हमने पढ़ लिया, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स, देयर फैक्टर अफेक्टिंग द सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। ठीक है, इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है, टिपिकल टॉपिक तो है नहीं, इजीली समझ सकते हो। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो इसको आराम से आप कवर कर सकते हो।